देखो अभी जो अपन बात करने जा रहे हैं अपन बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, एक्सेप्शन इन जनरल ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या क्या एक्सेप्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले अपन बात करेंगे, अपन बात करने वाले बोरॉन फैमिली या फिर अपने पास क्या हो गया ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स या बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स में जो एक्सेप्शन आता है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर तुमको ध्यान हो तो पिछले वीडियो में अपने देखा था कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है उसका जनरल ट्रेंड क्या होता है कि जब अपन पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज़ करता है। लेकिन जब ग्रुप में अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं, ग्रुप में जब अपन क्या करते हैं टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। तो इस हिसाब से तो जब अपन ग्रुप 13 में बोरॉन फैमिली में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था। तो उसके हिसाब से ऑर्डर क्या आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड। तो जनरल ट्रेंड के हिसाब से ऑर्डर आना चाहिए था कि बोरॉन का सबसे डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो बोरॉन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था और सबसे कम होना चाहिए था किसका, थेलियम, मतलब नीचे जाने पे डिक्रीज करना चाहिए था। तो देख सकते हो बोरॉन का सबसे ज़्यादा, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम और सबसे कम किसका होना चाहिए था, थेलियम का होना चाहिए था। किसके हिसाब से, जनरल ट्रेंड के हिसाब से। लेकिन जो बोरॉन फैमिली है उसमें जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं होता है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं कि वहाँ पे एक्सेप्शन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर अपन इसके रीजन की बात करें तो इसका रीजन क्या है, तो देखो कैसे अपन उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो बोरॉन से अगर अपन एल्यूमिनियम मूव करते हैं तो बोरॉन से एल्यूमिनियम मूव करने पे क्या होना चाहिए था, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए था। और एक्चुअल में भी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब बोरॉन से जब अपन एल्यूमिनियम जा रहा है तब तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन जब अपन क्या करते हैं एल्यूमिनियम से गैलियम जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था जनरल ट्रेंड के हिसाब से, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख भी सकते हो ग्राफ से एक्सप्लेन कर सकता है कि जब अपन बोरॉन से कहाँ गए एल्यूमिनियम गए तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था। डिक्रीज हो भी रहा है। लेकिन जब अपन एल्यूमिनियम से गैलियम जा रहे तो जनरल ट्रेंड के हिसाब से क्या होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इसके अगर रीजन की बात करें तो इसका जो रीजन होता है वो होता है अपने पास क्या, डी कॉन्ट्रैक्शन। अगर डी कॉन्ट्रैक्शन की अगर अपन बात करें तो डी कॉन्ट्रैक्शन अपन ने क्या किया था, एटॉमिक रेडियस वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अपन ने वहाँ पे देखा था कि डी कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि एल्यूमिनियम और गैलियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अपन देखेंगे तो गैलियम जो है, गैलियम के पास क्या है 3d10 इलेक्ट्रॉन्स है। और इन 3d10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, उसका जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 5d ऑर्बिटल्स में, उनका क्या होता है, वीक शिल्डिंग होता है। वीक शिल्डिंग होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा मतलब क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया किसके ऊपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जा रहा है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जा रहा है मतलब उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, तो वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि D10 इलेक्ट्रॉन्स आया, उन D10 इलेक्ट्रॉन्स की वीक शिल्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ा, जेड इफेक्टिव की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, उसकी वजह से क्या हुआ, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ा। तो बोरॉन से एल्यूमिनियम जाने पे क्या हुआ, डिक्रीज होना चाहिए था, डिक्रीज हुआ। एल्यूमिनियम से गैलियम जाने पे डिक्रीज होना चाहिए था लेकिन इंक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या आ रहा है, डी कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें अगला क्या, अपने पास गैलियम से अपन जब किस में जाएंगे, इंडियम में जाएंगे। तो गैलियम से इंडियम जाने पे क्या होना चाहिए था, जनरल ट्रेंड के हिसाब से डिक्रीज होना चाहिए था। तो यहाँ पे वही ऑर्डर आ रहा है कि जनरल ट्रेंड के हिसाब से जैसा आना चाहिए था, गैलियम से जब अपन इंडियम जाते हैं तो डिक्रीज करता ही है। तो गैलियम से इंडियम जाने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन वापस जब अपन इंडियम से किसकी तरफ जाएंगे, थेलियम की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे भी क्या करना चाहिए था, डिक्रीज करना चाहिए था जनरल ट्रेंड के हिसाब से, लेकिन डिक्रीज नहीं करता है। वहाँ पे वापस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ग्राफ में देख भी सकते हो, मैंने दिखा रखा है कि जब अपन इंडियम से थेलियम जा रहे हैं तो वापस क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रीजन और रहा होगा। तो जो यहाँ पे रीजन है उसको अपन क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। वापस ये भी एटॉमिक रेडियस वाले लेक्चर में अपन डिस्कस किया है। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता था, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता था कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में 4f14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। कि अगर इंडियम और थेलियम की अगर अपन बात करें तो इंडियम के पास 4f14 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन थेलियम के पास क्या है, 4f14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और इन 4f14 इलेक्ट्रॉन्स की वापस क्या होगा, वही वीक शिल्डिंग होगा। वीक शिल्डिंग की वजह से क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो इतना बढ़ेगा कि वो क्या हो जाएगा, इंडियम से भी ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आता है।
तो इस तरीके से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर तुम फाइनल जो ऑर्डर देखोगे तो फाइनल ऑर्डर ऐसा कुछ आता है जो तुमको यहाँ पे दे भी रखा है कि सबसे ज़्यादा क्या है बोरोन, उसके बाद क्या है थेलियम, फिर क्या है गैलियम, फिर एल्यूमिनियम और उसके सबसे कम क्या आ गया इंडियम हो गया। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए मैंने कोड भी बना रखा है क्या 15324। तो ऐसे कोड वाइज तुम याद रख सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर अपने जो बोरोन फैमिली में एलिमेंट है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, अगर इसको अपन क्या कर दे लाइन से नंबर दे दे, बोरोन को 1 दे दे, इसको 2 दे दे, इसको 3 दे दे, इसको अपन 4 दे दे और इसको अपन 5 दे दे, तो जो ऑर्डर आएगा वो क्या होगा 1 सबसे ज़्यादा है, 5 उसके बाद 3 फिर 2 और फिर 4। तो ऐसे तुम ध्यान रख सकते हो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट है उसके हिसाब से। देखो जो नेक्स्ट एक्सेप्शन आता है पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी के रिगार्डिंग, वो आता है अपने पास किसमें कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है वैसे अगर अपन बात करें कि ग्रुप 14 के एलिमेंट्स के लिए, ग्रुप 14 के एलिमेंट की अगर अपन डाउन द ग्रुप जाने पे बात करें तो अपने को बताया कि डाउन द ग्रुप जाने पे जब अपन टॉप टू बॉटम मूव करते हैं एक ग्रुप में तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है डिक्रीज़ करना चाहिए जनरल ट्रेंड के हिसाब से। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए कार्बन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, टिन और सबसे कम होना चाहिए था किसका लेड। लेकिन वही बात आ गई वापस यहाँ पे कि जनरल ट्रेंड यहाँ पे फॉलो नहीं होता है, जो लास्ट के 2 एलिमेंट्स है इनमें जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं होता है। तो इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भी क्या है एक्सेप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे रेगुलरली क्या करता है डिक्रीज़ नहीं करता है। कार्बन से सिलिकॉन जाओगे तो डिक्रीज़ करेगा, सिलिकॉन से जर्मेनियम डिक्रीज़ करेगा, जर्मेनियम से टिन डिक्रीज़ करेगा, लेकिन लास्ट के जो 2 एलिमेंट है वहाँ पे डिक्रीज़ नहीं करके क्या कर जा रहा है इंक्रीज़ कर जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा कि लेड का क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा और टिन का क्या रह जाएगा कम रह जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है ऑर्डर भी देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा कार्बन का है, फिर उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन और लेड में ऑर्डर क्या हो गया चेंज हो गया। जनरल ट्रेंड के हिसाब से क्या होना चाहिए था टिन को पहले आना चाहिए था और लेड को बाद में आना चाहिए था, लेकिन लेड पहले आ गया और टिन बाद में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्या हो रहा है अगर इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ रीजन है जो अपन ने बोरोन फैमिली में डिस्कस किया था। ठीक है, तो वही है कि अपने पास कार्बन से सिलिकॉन गए तो क्या होना चाहिए था डिक्रीज़ करना चाहिए था, डिक्रीज़ किया। सिलिकॉन से अपन जर्मेनियम गए डिक्रीज़ करना चाहिए था, डिक्रीज़ किया। जर्मेनियम से टिन गए तो डिक्रीज़ करना चाहिए था, डिक्रीज़ किया। लेकिन जब टिन से अगर लेड में जा रहे हैं तो यहाँ पे वापस क्या होगा कि डिक्रीज़ करना चाहिए था, लेकिन क्या कर जा रहा है इंक्रीज़ कर जा रहा है। क्यों कर जा रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है ऑर्डर चेंज हो जा रहा है। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वापस वही कि यहाँ पे क्या रहा होगा लेड में अपने पास क्या है 4f14 इलेक्ट्रॉन से इन 4f14 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी वीक सील्डिंग होगी। वीक सील्डिंग होगी उसकी वजह से क्या होगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा मतलब क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा किसके ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी वो भी क्या होगा बढ़ जाएगा। ठीक है, और बढ़ेगा तो इतना बढ़ेगा कि लेड का ज़्यादा हो जाएगा किससे टिन से ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑर्डर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे रीजन क्या है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये तुमको ध्यान रखना है कि जो कार्बन फैमिली की अपन बात करते हैं तो कार्बन फैमिली के केस में क्या होता है कि लास्ट के जो 2 एलिमेंट्स है उनमें ही चेंज आ रहा है, वो भी किसकी वजह से आ रहा है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसकी वजह से वीक सील्डिंग ऑफ 4f14 इलेक्ट्रॉन्स, उससे जेड इफेक्टिव बढ़ा। जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जा रहा है। ठीक है, अब इसके आगे जो ग्रुप आता है नाइट्रोजन फैमिली हो गया, ऑक्सीजन फैमिली हो गया, हेलोजन फैमिली हो गया, उनमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। डाउन द ग्रुप जाने पर रेगुलरली डिक्रीज़ करता है। तो यहाँ पर मैंने लिख के रखा है कि नो एक्सेप्शन इन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन फैमिलीज। तो इनमें क्या होगा डाउन द ग्रुप जाने पर रेगुलरली डिक्रीज ही करेगा। अपन पी ब्लॉक में जब एक ग्रुप में बात करते हैं डाउन द ग्रुप, तो जब डाउन द ग्रुप अपन बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम मूव करने पे अपन ने देखा कि बोरोन और कार्बन फैमिली में तो क्या अपने पास कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसकी अपन ने बात किया। तो वहाँ पे तुमको उसके हिसाब से जाना है कि यहाँ पे क्या है एक्सेप्शन है, तो तुमको याद ही रखना पड़ेगा। तो जैसा तुमको बोला गया वैसा ही याद रखना है और रीजन भी साथ में मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये चीज़ मैंने एक बार तुमको पहले भी बोला था कि एक्सेप्शन जहाँ पे होता है उसको वहीं पे लगाना होता है, हर जगह जनरलाइज नहीं करना होता है। तो इसके अलावा पी ब्लॉक में अपने पास बच गया नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एंड हेलोजन फैमिलीज़। तो हेलो इन सब में क्या होता है एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। मतलब डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा आयोनाइजेशन एनर्जी
डिक्रीज करेगा रेगुलरली। डाउन द ग्रुप जाने पे यहाँ पे क्या करना है, रेगुलरली डिक्रीज कराना है। तो ये तो बात हो गया पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक में बोरोन और कार्बन में एक्सेप्शन है जो तुमको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली में तुमको डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज कराना है क्योंकि वहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर अपन बात करें किसके लिए, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का अपन स्टार्टिंग में ही बात कर चुके हैं कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में भी जब अपन टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो वहाँ पर भी कोई एक्सेप्शन नहीं आता है, कोई भी एक्सेप्शन वहाँ पे नहीं आ रहा था। मतलब वहाँ पे भी क्या होगा, जब अपन डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, रेगुलरली डिक्रीज करेगा विदाउट नो एक्सेप्शन। तो वहाँ पे भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। तो एस ब्लॉक की बात हो गया, पी ब्लॉक की बात हो गया। अब अपने पास बचा क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अपन आगे बात करने वाले, देखो यहाँ पे क्या होता है। तो पहली बात तो डी ब्लॉक मतलब क्या होगा कि डी ब्लॉक मतलब हो गया अपने पास कि ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक जितने भी एलिमेंट है वो सबके सब क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग ग्रुप की अगर अपन बात करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, ग्रुप 3। तो ग्रुप 3 में अगर अपन एटॉमिक रेडियस वाले चैप्टर में देखा था कि वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, इस वजह से वहाँ पे क्या होगा, किसी भी तरीके का एक्सेप्शन नहीं आएगा। तो अगर किसी तरीके का एक्सेप्शन नहीं है तो अगर अपन बात करें किसकी, ग्रुप 3, तो ग्रुप 3 में अगर अपन बात करें तो अपन ने, अगर तुमको ध्यान हो तो वहाँ पे ऐसा कुछ किया था कि डाउन द ग्रुप जाने पे अपन सीरीज के हिसाब से बात कर रहे थे कि 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़, और कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज़ करता है। मतलब 3D सीरीज़ का ज़्यादा होना चाहिए, 4D का कम होना चाहिए, और 4D का ज़्यादा होना चाहिए किससे, 5D से। मतलब डाउन द ग्रुप जाने पे क्या करना चाहिए था, डिक्रीज़ करना चाहिए। तो 3D में इस तरीके से ग्रुप 3 में आना चाहिए। ग्रुप 3 में कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो यही ऑर्डर क्या होता है, फॉलो भी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 3D का सबसे ज़्यादा, उससे 4D का कम है, 4D से कम है किसका, 5D का। तो जनरल ट्रेंड के हिसाब से ही ऑर्डर आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो ग्रुप 3 में तो कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, तो ये तुमको ध्यान रखना। लेकिन अगर बाकी ग्रुप्स के ऊपर बात करें तो वहाँ पे एक्सेप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले जो अपन बात करें वो बात करें अपन ग्रुप 4, 5, 6 और 10। तो ग्रुप 4, 5, 6 और 10 की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ऑर्डर जो होता है जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो आना चाहिए था उसका जस्ट उल्टा आएगा। जस्ट उल्टा आएगा मतलब जब 3D से 4D जाएंगे, 4D से 5D जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पे देख भी सकते हो कि 3D का सबसे कम है, उससे ज़्यादा है किसका, 4D, और 4D से ज़्यादा है किसका, 5D। मतलब डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। तो जनरल ट्रेंड का जस्ट उल्टा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे रीजन अपन डिस्कस नहीं करते क्योंकि वैसे भी डी ब्लॉक के क्वेश्चन अपन से ज़्यादा नहीं पूछे जाते। तो तुम इसको डायरेक्ट ध्यान रखने की कोशिश करना कि ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6 और ग्रुप नंबर 10 में क्या होता है, जो जनरल ट्रेंड है उसका जस्ट उल्टा ऑर्डर आएगा, ठीक है। इसके अलावा अपने पास बच के कौन कौन से ग्रुप, इसके अलावा अपने पास बच के ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 11 और ग्रुप 12। तो इनके केस में क्या होगा, ऐसा कुछ ऑर्डर आएगा कि 4D का क्या है, सबसे कम है, 4D के बाद क्या है 3D, उससे बाद क्या है 5D। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया, 5D का, सबसे कम किसका हो गया 4D, वो बीच में क्या है अपने पास 3D। तो तुम ये चीज़ ध्यान रखने की कोशिश करना। देखा था कि ग्रुप 3 में कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो कोई एक्सेप्शन नहीं है मतलब डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज़ करता है। मतलब 3D से अपन 4D, 4D से 5D जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। उसके बाद अपन ने देखा था कि ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 और ग्रुप 10 के केस में क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। जो जनरल ट्रेंड के हिसाब से आना चाहिए था कि डाउन द ग्रुप जब अपन मूव करते हैं मतलब 3D से 4D जाएंगे, 4D से 5D जाएंगे, तो क्या करना चाहिए था, डिक्रीज़ करना चाहिए था। लेकिन उल्टा हो रहा है कि वहाँ पे क्या कर जा रहा है, इंक्रीज़ कर जा रहा है। और इसके अलावा बाकी जो ग्रुप बचे अपने पास 7, 8, 9, 11 और 12, तो वहाँ पे ऐसा कुछ ऑर्डर आ रहा है कि 4D का सबसे कम है, 5D का सबसे ज़्यादा है, और 3D अपने पास क्या आ गया, मिडिल में आ गया। तो तुमको ये ध्यान रखना। तो अभी तक अपन बात कर चुके हैं कि जब पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, अलग अलग ब्लॉक में, एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, तो उनके अलग अलग ग्रुप में किस टाइप से आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन आता है। अब अपन बात कर रहे हैं किसमें, जब पीरियड्स की अगर अपन बात करते हैं तो पीरियड्स में अपन ने बात किया था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जनरल ट्रेंड के हिसाब से क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करना है। तो पीरियड के जो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं जनरल ट्रेंड के हिसाब से आ जाते हैं। बस तुमको वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है और हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी क्या होगा, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा या फिर फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तो जिस भी एलिमेंट के लिए हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उससे जो उसके नेक्स्ट एलिमेंट है उससे क्या कर देना है, जंप करवा देना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन ने पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। मैं बस तुमको यहाँ पे फाइनली समरी करके बता देता हूँ कि किस टाइप से पीरियड में वेरिएशन हो रहा है। तो अगर इसका अगर अपन एग्जांपल लेगा, जनरल एग्जांपल ले लें कि अपने पास 3 एलिमेंट है A, B और C,
और अपने को पता है कि ये एक ही पीरियड में प्रेजेंट है, तो अपने को पता है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करना चाहिए। मतलब जनरल ट्रेंड के हिसाब से क्या होना चाहिए था कि ए का कम होना चाहिए था, बी का ज़्यादा होना चाहिए और बी से भी ज़्यादा होना चाहिए था किसका, सी का। अब अगर मान लो कि जो अपने पास बी है, बी के पास क्या हो जाता है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाता है या फिर फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाता है, दोनों में से कुछ भी आ जाता है। तो तुमको हमेशा पीरियड में क्या करना है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ाते जाना है, और जहाँ जहाँ हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ रहा है उसको अपने से नेक्स्ट वाले एलिमेंट के आगे रखते जाना है। तो अपन ने माना कि बी में क्या है, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड में से कोई एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, तो क्या होना चाहिए था, ए का सबसे कम होना चाहिए था, वहाँ पे कोई हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड नहीं, इसलिए सबसे कम उसी का ही है। और बी और सी में क्या हो गया कि बी का हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड आ गया, मतलब बी सी से आगे चला जाएगा, तो पहले क्या आ जाएगा सी और उसके बाद क्या आ जाएगा बी। तो इस टाइप से तुमको क्या करना है पीरियड में कर सकते हो कि अब अपन क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ कराते जाना है, और जहाँ पे अपने पास हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाएगा उसको एक पोजीशन आगे जंप कराते जाना है, इस टाइप से।